ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? द स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। अगर हम सेक्शन 5(1) में देखें, ओके, तो यहां पे सी टू इट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, दैट इज इंडिविजुअल एचएफ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो या एनआर हो। इंडियन इनकम विल ऑलवेज बी टैक्सेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, इंडियन इनकम में क्या क्या कंसिडर होगा? या तो आपने इंडिया में रिसीव किया है, या तो आपने डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय सेक्शन 7, या तो आपने अर्न, अक्रूड और अराइज इंडिया में किया है, या तो डीम्ड टू अक्रू, अराइज और अर्न इन इंडिया है सेक्शन 9। तो रिसीव इंडिया में है और अर्न इंडिया में है, या फिर डीमिंग प्रोविजन, डीम्ड टू बी रिसीव्ड सेक्शन 7, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इज सेक्शन 9। ये चारों में से कोई भी इनकम है इंडियन इनकम। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी बात करते हैं फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम मतलब ना ही इंडिया में रिसीव हुआ है, ना ही इंडिया में अर्न हुआ है, ना ही इंडिया में डीम्ड है, कुछ भी इंडिया में नहीं है। ओके, इनकम अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, फर्स्ट रिसीट आउटसाइड इंडिया। अभी मुझे फर्स्ट रिसीट समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले डिफरेंस समझ लिया, रिसीट वर्सेस रेमिटेंसेस। रिसीट बोले तो फर्स्ट रिसीट, रेमिटेंसेस मतलब फर्स्ट रिसीट होने के बाद आप शिफ्ट करते हो, सेकेंड और सब्सिक्वेंट रिसीट। तो यहां पे फर्स्ट रिसीट इज आउटसाइड इंडिया, फिर तो आरओआर को ही टैक्सेबल होगा, एनओआर और एनआर को टैक्सेबल नहीं होने वाला। बट एनओआर को एक इनकम है जो इंडिया में टैक्स होने वाली है, वो है या तो बिजनेस जो कि इंडिया में कंट्रोल है, या तो प्रोफेशन जो कि इंडिया में स्टार्टअप है, तो वो टैक्सेबल होगा आरएनओआर। और फॉरेन इनकम एनआर को तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होने वाली, इवन इफ बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आर यू गेटिंग दिस? ओके सर, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल है फिर तो वो रेसिडेंट हो जाएगा ना, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट कहां से रहेगा? आप बोल रहे हो अगर कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल इन इंडिया है, तो फिर एनआर ये कैसे हो सकता है? कंट्रोल इंडिया में है बिजनेस का और फिर भी वो एनआर है। सेटअप तो प्रोफेशन की बात हो रही है, बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो रहा है। अब कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में मतलब आप रेसिडेंट हो जाओगे ना, कि नहीं होगे? हाँ एग्जैक्टली, ये कंट्रोल मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट कहां पे आता है? 6(2). ओके 6(4). तो 6(2) में क्या होता है कि अगर आपका कंट्रोल इंडिया में है तो एचयूएफ रेसिडेंट हो जाता है ना। इंडिविजुअल में कभी ऐसा है कंट्रोल है या नहीं है? इंडिविजुअल में क्या देखेंगे हम? पर्सन इंडिया में कितना स्टे कर रहा है, 6(1). तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। हाँ, एचयूएफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि कंट्रोल इंडिया में फिर भी वो नॉन रेसिडेंट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो ये सब इंडिविजुअल की बात है। इंडिविजुअल में तो आरओआर भी हो सकता है, आरएनओआर भी हो सकता है, एनआर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो फिर तो हमें सिर्फ दो ही कैटेगरी देखनी है, वो तो बहुत ही सिंपल है। क्या? अगर आपकी इंडियन इनकम है फिर तो दोनों को टैक्सेबल, और अगर आपकी फॉरेन इनकम है रेसिडेंट को तो टैक्सेबल होने वाली है, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होने वाली है। सिंपल, आरएनओआर का कंसेप्ट ही नहीं है अदर पर्सन में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक बार आपका सेक्शन 5 हो जाएगा जिसमें हमने ये देखना है कि आपकी इंडियन इनकम क्या है। तो इंडियन इनकम में मैंने अभी बोला था आप पहले टैक्सेबिलिटी देख लो। सेक्शन 7 और 9 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, डीमिंग प्रोविजन, सेक्शन 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड, सेक्शन 9 डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ओके, अगर वाइट सेक्शन 7 वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो फिर वो इंडियन इनकम हो गई। इंडियन इनकम हो गई तो टैक्सेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। सेम वे अगर सेक्शन 9 से
डीम टू अक्रूर एज इंडिया होती है इनकम। मुझे ये बताओ डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल कब होगी? अगर मैं ऐसा बोलूं कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इनकम आपको रिसीव हुई है, जो आपको एक्चुअली रिसीव हो गई है, तो आप डीम करोगे क्या? अगर आपको एक्चुअली इंडिया में ऑन हुआ है तो क्या आप डीम करोगे? नहीं। मतलब डीमिंग प्रोविजन कब आएगी? ना ही आपने ऑन इंडिया में किया है, ना ही आपने रिसीव किया है, तब जाके ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। अगर आपने रिसीव्ड इंडिया में है तो मुझे 7-9 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रिसीव्ड इंडिया में है तो वाई आई शुड गो फॉर सेक्शन 9 कि डीम है कि नहीं। अरे भाई रिसीव्ड इंडिया में, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, दैट्स इट। देन वाई आई शुड चेक सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 कब चेक करोगे आप? रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया, ऑन भी आउटसाइड इंडिया, तब जाके आप चेक करो। दूसरी बात, चलिए मान लीजिए डीम्ड है, नहीं है, आरओआर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे डीम्ड है, ठीक है, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू आरओ। आप बोलोगे डीम्ड नहीं है, फॉरेन इनकम, फिर भी वो आरओआर को टैक्सेबल होने वाला है। तो सॉरी, फिर भी वो आरओआर को टैक्सेबल होने वाला है। तो आरओआर के लिए भी हम सेक्शन 9 में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे आरओआर है तो हमें डिमार्केशन करने की जरूरत ही नहीं है ना कि ये इंडियन इनकम है, ये फॉरेन है, ये डीम्ड है, ये डीम्ड नहीं है। तो किसके लिए करेंगे हम? एनआर के लिए। क्योंकि अगर एनआर है, इनकम कहां पे रिसीव हुई है? फॉरेन। ऑन कहां पे हुए? फॉरेन। तो सर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ऑन आउटसाइड इंडिया, और वो एनआर है, फिर तो वो फॉरेन इनकम एनआर को कभी टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर सेक्शन 9 डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया हुआ तो इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। तो उसके लिए हमें ये खास देखना होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, चलिए। तो ये आर एन वाला तो कंसेप्ट क्लियर है ना? सेक्शन 5 क्लियर है? सेक्शन 5(1) में लिखा है आरओआर को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। 5(1) में लिखा है आर एन आर को कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है? एनआर को जो है वो तो होने वाली है, लाइक इंडियन सोर्सेज से जो भी इनकम है, लाइक इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड अराइज इन इंडिया और डीम टू अक्रूड अराइज इंडिया। तो वो तो एनआर को, आर एन आर को और एनओआर को दोनों को टैक्सेबल होगी। बट आर एन आर को एक और इनकम एक्स्ट्रा टैक्सेबल होगी, क्या? इवन इफ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इवन इफ इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, बट अगर वो बिजनेस की इनकम है जो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है तो आर एन आर को टैक्सेबल होगा। अगर वो प्रोफेशन की इनकम है जो सेटअप इंडिया में हुआ है तो वो आर एन ओ आर को टैक्सेबल होगा। वाइट सेक्शन 5(1). और 5(2) में क्या लिखा है? एनआर को कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल इंडिया में होगी, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब ये है सेक्शन 5(1). एक और इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, ओके, और वो क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ नॉन रेसिडेंट seafarer receiving remuneration in NRE account maintained with the Indian bank. Income by way of salary received by non-resident seafarers for services rendered outside India on account of foreign going ship. अभी देखिए, ये जो फॉरेन गोइंग शिप है उसमें सैलरी मिल रही है, चाहे इंडियन फ्लैग के साथ हो, फॉरेन फ्लैग के साथ हो, और उसकी सैलरी एनआरई अकाउंट में रिसीव। सी एनआरई अकाउंट क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। मतलब वो है नॉन रेसिडेंट बट उसका इंडिया में अकाउंट होगा, इंडियन बैंक में, और उसकी जो भी सैलरी उसको फॉरेन में मिल रही है वो इंडिया में क्रेडिट करेंगे। कौन? ये जो फॉरेन गोइंग शिप है, ओके, उसको इन्हें इनकम बाय ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट सीफेरर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन ए फॉरेन गोइंग शिप। ओके, तो ये इन शॉर्ट शिप को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी जो सैलरी है वो एनआरई अकाउंट में अगर मिल रही है आपको, इंडिया में आप लेके आ रहे हो, ठीक है, एनआरई अकाउंट में रिसीव हो रही है, तो फिर हम आपको वो सैलरी में कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ओके, that will not be included. Next,
सेक्शन 7, हाँ तो अभी हमें सेक्शन 7 और सेक्शन 9 लर्न करना है, तो वो एग्जैक्टली सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 क्या है, सी टू इट। Income deemed to be received in India, section 7. It is not necessary that income should actually received in India in order to attract tax liability. Sometimes क्या होगा कि आपको इनकम डीम टू बी रिसीव्ड हुई है, एक्चुअल में नहीं हुई है, बट आप मान लो हो गई। यू नीड टू एज्यूम, यू नीड टू डीम दैट कि आपको मिल गई। सर ऐसे कैसे एज्यूम कर ले? हमने बोला है सेक्शन 7 में कर लो तो कर ले, और आपको टैक्स पे कर देना है। कैसे? उसके 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेक्शन 7 के। ओके, मतलब एग्जाम्पल नहीं, वो प्रोविजन ही है। इनकम विल बी डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल वाइट सेक्शन 7 कंसिडरिंग डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो ऐसी 4 इनकम आपको दी गई है सेक्शन 7 में, जिसको हम क्या मान लेंगे, भले ही आपको रिसीव ना हुई पर आपको मान लेना है। सिंपल लॉजिक है। वैसे तो ये जो इनकम है वो सैलरी हेड में आएगी। कहां पे आएगी? सैलरी हेड, और उसका हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सैलरी में देखने वाले। ओके, तो वैसे तो ये सैलरी में डिस्कशन होना चाहिए, बट सेक्शन 7 इज अ कंसेप्ट ऑफ दिस इंडियन इनकम, और किसको टैक्सेबल होगा, इसलिए उसका थोड़ा कंसेप्ट मैं यहां पे दे देता हूं। बाकी हम डिटेल में उसका प्रैक्टिकल जो है वो सैलरी हेड में देखने वाले। ओके, बाय द वे यू माइट बी, you can say aware about the PF, प्रोविडेंट फंड। ओके, कहीं कहीं पे तो आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड? रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉय में क्या होगा कि रिटायरमेंट के बाद उसकी फैमिली की सेफ्टी का क्या, रिटायरमेंट होने के बाद सैलरी मिलने वाली नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एट लार्ज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट इंट्रोड्यूस किया ऑलमोस्ट इन 1952। उससे पहले गवर्नमेंट के लिए 1925 में तो था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब गवर्नमेंट में तो वो पीएफ का कंसेप्ट है ही, बट प्राइवेट सेक्टर में भी वो कंसेप्ट आए, इसीलिए 1952 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसका एक सेपरेट एक्ट भी है, पहले आपको लॉ में आता था, अभी तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, अगर वो रिकॉग्नाइज है तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, तो उसमें होता क्या है समझो, एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, तो उसमें से मान लीजिए 10% 3,000 निकाल दिया, आपको रिसीव एक्चुअली कैश में कितना हुआ 27। अभी उसमें भी टीडीएस होता है, बट वो कंसेप्ट बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आपकी सैलरी 30,000 है, उसमें से 3,000 एम्प्लॉयर ने माइनस करके आपको पे किया, तो वो हो गया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर क्या करेगा, 30,000 तो आपको दिया, ऊपर से 3,000 खुद का कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब एवरी मंथ होगा क्या, एम्प्लॉय का 3,000 एम्प्लॉयर का 3,000, वो इकट्ठा होके एवरी मंथ पीएफ में डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहां पे हुआ क्या, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन दिया, एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूशन दिया, फिर अभी कहीं पे आप पीएफ एक अलग डिपार्टमेंट, वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न भी, इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, हाँ, तो वो इंटरेस्ट भी वो अकाउंट में आ जाएगा। टेल मी वन थिंग, ये पूरा पैसा किसका है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को ये कब मिलने वाला है, एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब आप रिटायर हो गए। ओके, फिर आपको एक साथ पूरा पैसा 10 लाख 15 लाख व्हाटएवर यू विल रिसीव इट। ओके, अभी मुझे ये बताओ, एम्प्लॉय ने आपको सैलरी दी 30,000, चलो मान लीजिए 3,000 निकाल दिया 27, बट हमें तो सैलरी इनकम कैसे कंसीडर करनी है, ग्रोस 30, तो 30 आपको टैक्सेबल हो गया। अभी रही बात एक्स्ट्रा 3,000 आपको एम्प्लॉयर ने दिए, एक्स्ट्रा 3,000 एम्प्लॉयर ने आपको दिए, आप बोलोगे हमें कहां पे दिए, हमें तो रिसीव नहीं हुए। एम्प्लॉयर ने एवरी मंथ आपको 3,000 दे रहे कि नहीं दे रहे, एम्प्लॉय बोलेगा नहीं रिसीव हुआ मुझे, आपके पीएफ अकाउंट में रिसीव हुआ है, अभी थोड़ा मुझे मिला, वो कब मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ तो मैं क्यों टैक्स भरूं, सेक्शन 7 मान लो मिल गया। एक्चुअली सैलरी में
ये जो आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ टैक्स कर रहे हो बिकॉज ऑफ सेक्शन 7। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि सेक्शन 7 की वजह से हम उस पर टैक्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे एम्प्लॉयर एवरी मंथ आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है 3000 3000 3000 3000 आपको मिल रहा है क्या? एक्चुअली रिसीव हो रहा है? नहीं। आप बोलोगे रिसीव नहीं हुआ तो हम टैक्स कैसे भरे? तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? मान लो मिल गया। बोलेगा नहीं मिला एक्चुअली आपके पीएफ अकाउंट में, बट पीएफ अकाउंट में हमें नहीं मिला ना। सेक्शन 7 डीम्ड कर लो ना कि मिल गया, टैक्स भर दो। समझ रहे हो? मतलब यहां पे क्या होगा कि अभी ये तो बात हुई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, फिर क्या होगा? पूरे साल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, फिर पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। वो इंटरेस्ट कहां पे क्रेडिट होगा? पीएफ अकाउंट में, वो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा। आप बोलोगे इंटरेस्ट मिला नहीं है हमारे पीएफ अकाउंट में, सेक्शन 7 मान लो ना मिल गया। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि आप डीम कर लोगे आपको मिल गया। अरे नहीं मिला है एक्चुअली, मेरे पीएफ अकाउंट में है, मुझे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। हाँ तो फिर ठीक है ना, रिटायरमेंट के बाद हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, अभी तो कंसीडर कर लो। इसीलिए आरपीएफ में क्या होता है, जब कंट्रीब्यूशन आपको आपके पीएफ अकाउंट में मिलता है तब टैक्सेबल। इंटरेस्ट जो आपको पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है तब टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट के बाद आरपीएफ में कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 7 रीजन। जब जब आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा तब ये लोग सेक्शन 7 बोलेंगे मान लो मिल गया है। तो यहां पे होगा क्या समझो, एक तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। 9.5% तक तो वैसे भी एग्जेम्प्ट ही है। अगर 9.5% से ज्यादा आपको आरपीएफ में इंटरेस्ट मिला तो जितना ज्यादा मिला उतना आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मान लीजिए 11% आपको इंटरेस्ट मिला तो इसमें क्या होगा? 1.5% इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, क्योंकि अप टू 12% तो एग्जेम्प्ट है, अप टू 12% तो एग्जेम्प्ट है। ये हम 9.5 12% कहां पे देखने वाले? मैंने पहले भी बोला आपको सैलरी में देखने वाले। इसका पूरा प्रोविजन मैं आपको सैलरी में समझाने वाला। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि वो अभी भी नहीं मिला है आपको, बट सेक्शन 7 बोल रहा है मान लेना कि मिल गया। बस हमें सिर्फ मानने के लिए बोल रहे हैं सेक्शन 7। अभी इसकी एग्जैक्टली टैक्सेबिलिटी जो है वो सैलरी में देखेंगे। सेम वे ये जैसे आरपीएफ है, आरपीएफ बोले तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसमें क्या होगा जब आपको कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, और एक साथ रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? एग्जेम्प्ट। बट यूआरपीएफ में उल्टा है। यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, अभी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है, जब जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना तब टैक्सेबल नहीं होगा, बट रिटायरमेंट में एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोले तो जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं है बट फिर भी एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए, तो उसमें यूआरपीएफ में क्या होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा? रिटायरमेंट के टाइम टैक्सेबल होगा। अभी ये कंसेप्ट बहुत हायर लेवल पे जा रहा है, एक्चुअली दैट शुड बी इन सैलरी, ठीक है, बट फिर भी छोटा सा है, समझा देता हूं मैं आपको। अभी मान लीजिए आपने अभी जॉब ज्वाइन की, बराबर है, तब वो यूआरपीएफ मतलब वो एम्प्लॉयर है वो यूआरपीएफ में आता है, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेबल किसको है? आरपीएफ या यूआरपीएफ। दैट विल बी, अगर एम्प्लॉयर एक्ट में कवर्ड है तो फिर वो आरपीएफ हो जाएगा, अगर कवर्ड नहीं है तो यूआरपीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने जॉब ज्वाइन की तब वो यूआरपीएफ वाला कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 8 साल तक वो जॉब की और 8 साल के बाद आपने जॉब स्विच ओवर की। अभी जब आप जॉब स्विच ओवर करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना जो पीएफ है वो कंटिन्यू करो, स्विच ओवर कर दो। मतलब पीएफ में होता क्या है, पीएफ एम्प्लॉय का है तो उसमें क्या है, एम्प्लॉयर की भी डिटेल्स लिखी होती है। तो आपने जॉब चेंज किया तो आप क्या बोलोगे, अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद ही चाहिए। तो एक काम करो, मैंने जॉब चेंज की है तो मेरा एम्प्लॉयर का नाम चेंज कर दो, दैट्स इट, बस उतना ही होता है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, 8 साल के बाद आप स्विच ओवर कर रहे हो एम्प्लॉयर, तो पहले 8 साल में यूआरपीएफ में थे,
अभी 8 साल के बाद आप आरपीएफ में आ रहे हो, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ये यूआरपीएफ आरपीएफ समझ में आ रहा है? फिलहाल ऐसा मान लो, ऐसे प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज है उसको आरपीएफ बोलते हैं, जो रिकॉग्नाइज नहीं उसको ईआरपीएफ बोलते हैं, ओके। 8 साल तक आपने इस ऐसी जगह पे जॉब की जो यूआरपीएफ में आता है। अभी 8 साल के बाद आप यूआरपीएफ का पैसा उठा लेते हो तो आपको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? यस। बट 8 साल के बाद आपने क्या किया? उसको स्विच ओवर कर दिया। कहां पे स्विच ओवर किया? यूआरपीएफ को आरपीएफ में स्विच ओवर कर दिया। अभी आपकी ट्रिक देखो, आप बोल रहे हो अभी यूआरपीएफ में उठा लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, एक काम करते उसको आरपीएफ में स्विच ओवर कर देते। फिर वो क्या करेगा, नए एम्प्लॉयर के वहां पे मान लीजिए 12 साल जॉब की, अभी 12 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो 8 साल जो यूआरपीएफ था वो और 12 साल जो आरपीएफ था वो 20 साल का एक साथ कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बोलेगा अभी तो आरपीएफ है, अभी मुझे एग्जाम्प्ट हो गया। डिपार्टमेंट बोला आई फील चीटेड। वो 8 साल तक यूआरपीएफ था, हमने वो कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं लिया, फिर 12 साल वो यूआरपीएफ था, तो यूआरपीएफ में तो हमने कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं लिया, और 20 साल बाद उसको पूरा पेमेंट मिला, तो यूआरपीएफ तो कभी टैक्सेबल हुआ ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा आप डिपार्टमेंट को उल्लू नहीं बना सकते, ओके, दे आर वेरी स्मार्ट देन यू। तो क्या बोलेंगे, ठीक है आप यूआरपीएफ में से आरपीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो यूआरपीएफ का जितना भी कंट्रीब्यूशन आप स्विच ओवर कर रहे हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा 8 साल के बाद। बोलेंगे अब नहीं मिला मुझे, मान लेना मिल गया, सेक्शन 7 डीम कर लो को अभी मिल गया, अरे पर एक्चुअली नहीं मिला है, मैंने तो यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया ना, सेक्शन 7 फिर भी मान लो कि आपको मिल गया है और वहां पे टैक्स भरो, क्योंकि मुझे पता है 20 साल बाद तो आप टैक्स भरने वाले हो नहीं, यू बोलोगे ये तो आरपीएफ, देन यू विल नॉट पे टैक्स एट दैट टाइम, इसलिए वी वांट टैक्स राइट नाउ। तो जब भी टैक्सेबल अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो यूआरपीएफ से आरपीएफ में, तो अभी भी आपके पीएफ अकाउंट में ही है, बट आपको मान लेना है कि आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? सेम वे एक और प्रोविजन है जिसमें अभी तो क्या सेंट्रल के साथ साथ यहाँ पे स्टेट भी आ गया, यहाँ पे लिख देना स्टेट गवर्नमेंट, ये अमेंडमेंट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, तो वो मैंने 80 सीसीडी में अपडेट कर दिया, यहाँ पे अपडेट करना बाकी है। तो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर है, वैसे तो अदर एम्प्लॉयर में वो आ ही जाते थे, मतलब यहाँ पे ऐसा स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, बट 80 सीसीडी में जरूरत है, और वो क्यों है वो मैं आपको 80 सीसीडी में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे 14% आते हैं इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, वो 14-10 वाला जो है वो प्रोविजन बाद में समझना, 80 सीसीडी वाला। बट यहां पे अगेन ये 80 सीसीडी क्या है, पेंशन फंड, जिसमें होता क्या है, गवर्नमेंट जो है वो आपको पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और एम्प्लॉय मतलब जैसे पीएफ है वैसे ही पेंशन में एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा, और ये दोनों का डिडक्शन किसको मिलता है, एम्प्लॉय को, 80 सीसीडी 1 80 सीसीडी 2 में। और डिडक्शन की बात अभी नहीं हो रही है, अभी हो रही है कि जो एम्प्लॉयर ने आपको कंट्रीब्यूशन दिया पेंशन फंड में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ 10%। आप बोलोगे नहीं मिला, 80 सीसीडी 1 में डिडक्शन 10% लेंगे, उसके ऊपर जो भी है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे नहीं मिला, पेंशन फंड में गया है, सेक्शन 7 मान लो मिल गया, डीम टू अक्रूड। तो यहाँ पे डीम टू रिसीव्ड, यहाँ पे डीम टू बी रिसीव्ड कौन कौन सी इनकम होती है, आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 12%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5, taxable portion of URPF converted into RPF, एंड 80 सीसीडी में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है इन एक्सेस ऑफ 10%, वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा। तो यहां पे चारों पॉइंट ऐसे थे जहां पे आपको क्या मानना था, मान लीजिए रिसीव हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेक्शन 9। तो ये सेक्शन 7 का मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, टैक्स चाहिए और क्या है,
अक्रूवल बेसिस पे चाहिए, रिसिव बेसिस पे नहीं चाहिए। जब रिसीव होगा तब नहीं लेंगे वापस। अभी दो दो बार तो टैक्स नहीं ले सकते ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 9 डीम टू अक्रू एज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। 9 की कोई भी प्रोविजन ले लो, ओके, रिसेंटली ये ट्रेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 9 जो है वो डीमिंग प्रोविजन है और वहां पे आप गलती कर सकते हो ज्यादातर। अच्छे से समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट में क्या होता है कि चलो मान लीजिए आपने समझ भी लिया, बट फिर भी प्रॉब्लम क्या होगा, हाउ टू राइट द आंसर। एमसीक्यू में पूछा तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्टिव है या फिर थियरी में पूछ लिया, थियरी में भी पूछ दे कभी। ऊपर देखो क्वेश्चन, न्यू सिलेबस जनवरी 21, क्या पूछा था, इनकम डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया बाय वे ऑफ नॉन रेसिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस टू बी टैक्स इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ गिवन स्टेटमेंट। यहां पे मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया था टेरिटोरियल नेक्सस वाला, तो ये 2 मार्क में पूछ लिया, मतलब कितना कॉर्नरिंग में जाके पूछते हैं कभी कभी तो, ओके। चलिए वो टेरिटोरियल नेक्सस वाला क्या है, जब सेक्शन 9 खत्म हो जाएगा तब मैं आपको ये न्यू सिलेबस जनवरी 21 का आंसर समझाऊंगा कि क्या है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 9 डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ओके। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, यहां पे 911 2 3 4 5 6 7, 911 912 913 914 915 916 917, 911 में क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, ऐसा, ठीक है, ओके। तो ये याद रखने की जरूरत है, ऑफ कोर्स यस, ओके, यस, और याद भी रह जाएगा, डू नॉट वरी। 911 क्लोज ए, बिजनेस कनेक्शन, 911 ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो सर ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया क्या है, फॉर एसएससी बीइंग नॉन रेसिडेंट, क्यों भाई, अरे भाई आरओआर है तो हमें इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम इंडिया में ही टैक्स होने वाली है, तो उसके लिए हम क्यों माथाकूट करें, ठीक है। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एनआर को डीम्ड है तो टैक्सेबल होगा, डीम्ड नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर वो इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, आउटसाइड इंडिया अर्न हुई है। बट सर अगर इंडिया में रिसीव होती है, चन्नावन का क्या मतलब है, रिसीव्ड इंडिया इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। अगर अर्न इन इंडिया है, अर्न इन इंडिया इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, तो फिर डीम तो देखना ही नहीं है। मतलब ये डीम कब देखोगे, पहले भी बोला आपको, ना ही इंडिया में रिसीव हुई ना ही इंडिया में अर्न हुई। तो ये बिजनेस कनेक्शन क्या है, अभी हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। ये 9 का जो मैंने चार्ट दिया है, ओके, एक एक 9 की एक एक प्रोविजन इन डेप्थ स्टडी डिमांड करती है, इन डेप्थ स्टडी, ओके। और वो क्या है, सीक्वेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 9(1)(1) बिजनेस कनेक्शन, ओके। तो ये बिजनेस कनेक्शन क्या है, तो अगर आप यहां, ये 9(1)(1) का ही है, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 9(1)(1), 9(1)(2) नहीं, ओके। डिफाइन द बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या, चलिए यहां पे मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं, फिर बाद में हम डिटेल में उसको थ्योरी में स्टडी करेंगे। वाइड सेक्शन 9(1)(1) क्लोज ए, जिसमें आपको बोला है बिजनेस कनेक्शन। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स जो नॉन रेसिडेंट है, जो यूएसए में है अभी राइट नाउ, ओके। उसने क्या किया है, उसका एक एजेंट है, एजेंट, ओके। ये मिस्टर एक्स का एजेंट है, कौन, मिस्टर ए, कहां पे, इन इंडिया। और इसका काम क्या है, मिस्टर एक्स जो है उसका यूएसए में अच्छा सा बिजनेस चल रहा है। उसने क्या बोला मिस्टर ए को, एक काम कर भाई,
मेरे बिहाफ पे। इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर, तू भाई ऑर्डर सिक्योर कर, क्या कर, ऑर्डर, जितना भी इंडिया में ऑर्डर मिले मुझे फॉरवर्ड कर दे, तेरा कमीशन हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। बट यू नीड टू वर्क सोनली फॉर माई बिहाफ, इट्स नॉट लाइक यू आर कमीशनिंग एजेंट, यू नीड टू वर्क सोनली फॉर माई बिहाफ, मतलब एनआर के बिहाफ पे वर्क करना है, इंडिया में आपको ऑर्डर सिक्योर करना है और मैं यहां से गुड्स भेज दूंगा और पैसे मुझे यहां पे ऑनलाइन चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत बढ़िया। क्यों? एक तो ये एनआर है और एनआर को फॉरेन इनकम जो है वो कभी टैक्सेबल होगी क्या? नहीं। तो इसने क्या बोला, मैं बिजनेस यहां पे यूएस बैठा बैठा करूंगा, मतलब ऑन कहां पे हुआ, ऑन आउटसाइड इंडिया। फिर बोलेगा पेमेंट वो इंडिया में रिसीव नहीं करूंगा, अगर वो इंडिया में रिसीव करेगा तो फिर तो रिसीव इंडिया टैक्सेबल टू ऑल। बोलेगा रिसीव्ड भी कहां पे होना चाहिए, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बट एजेंट इसने रखा हुआ है कि या तो तू ऑर्डर सिक्योर कर या तो फिर एक काम कर, मैं यूएस से गुड्स भेजूंगा, तू जो है वो स्टॉक मेंटेन करके रखना और मेरे जैसे कस्टमर आए वहां से दे देना गुड्स, बट पेमेंट मुझे ऑनलाइन यहां पे चाहिए यूएस में, और बिजनेस का इनवॉइस जो भी है मैं यूएस से भेजूंगा। मतलब ऑन कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया, रिसीव कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा, अरे सब कुछ आउटसाइड इंडिया भले हुआ है, बिजनेस तो इंडिया में कर रहे हो, ऑन इंडिया से करके लेके जा रहे हो। बोलेंगे ऐसे कैसे, सोर्स कहां का है, इंडिया का, मतलब इनडायरेक्टली ये इंडिया का सोर्स बोल रहे हैं, मतलब प्रोविजन का, लूपहोल्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्न तो आउटसाइड इंडिया किया ना हमने, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया, तो फिर तो वो हमें टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, हम तो एनआर है। बोलेंगे वो कुछ भी हो, आपने ऑर्डर के लिए इंडिया में एजेंट रखा कि नहीं रखा, वो ऑर्डर सिक्योर किए जा रहा है, स्टॉक मेंटेन किए जा रहा है, तो आपका इंडिया में कुछ तो बिजनेस कनेक्शन है। बोलेंगे ठीक है, तो हम ऐसा आपको मान लेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। क्या है, बिजनेस कनेक्शन, और ये बिजनेस कनेक्शन से आप कुछ भी अर्न करोगे इंडिया में तो हम आपको मान लेंगे वो इनकम आपकी डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में हुई है। और अगर वो डीम टू अक्रू अराइज इंडिया में है, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है, एक्चुअल में अर्न नहीं हुई है, हमें मानना है कि हुई है, इसलिए वो हो जाएगी इंडियन इनकम और टैक्सेबल टोल, एनआर को भी टैक्सेबल हो। तो ऐसे भी आप टैक्स से बच नहीं सकते। आप बोलोगे हमने कभी इंडिया आया ही नहीं, देयर इज नो टेरिटोरियल नेक्सस, मतलब टेरिटरी का कोई कनेक्शन नहीं है, हम कभी इंडिया आते ही नहीं है, हम वहां पे बैठे बैठे बिजनेस करते हैं, फिर भी हम इंडिया में कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? आपने एक एजेंट रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे वर्क करता है, तो हम तो ऐसा मान लेंगे कि वो आपके बिहाफ पे वर्क कर, आप ही कर रहे हो बिजनेस इंडिया में। मतलब अगर ऐसा हम अलाउ करेंगे तो सारे फॉरेन वाले ऐसे ही करेंगे, एक एजेंट इंडिया में रख देंगे, बोलेंगे तू ऑर्डर सिक्योर कर, हम यहां से भेज दे, तो फिर तो आप कभी आओगे नहीं और एजेंट रख के बिजनेस कर किए जाओगे। एक बात ये समझना, अभी जो एजेंट सेल कर रहा है, एजेंट को कमीशन मिल रहा है, एजेंट को कुछ भी इनकम हो रही है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो इंडिया का ही है, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो तो आरओआर ही है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो मिस्टर एक्स एनआर है, थ्रू मिस्टर ए एजेंट वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वाइड बिजनेस कनेक्शन, उसने अपने ऐसे बिजनेस कनेक्शन किए हैं जिससे वो टैक्स से बचना चाहता है, बट डिपार्टमेंट के पास भी ये विपन है, ठीक है, डीम्ड वाला। हम मान लेंगे कि आपको ये इनकम डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया है, और इसीलिए जो ऑर्डर इसने इंडिया में सिक्योर किए हुए हैं, जो ऑपरेशन इंडियन ऑपरेशन से कुछ भी अर्न किया है आपने, तो फिर वो सब हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया। और अगर वो डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया हो गया तो फिर तो इंडियन इनकम इवन टैक्सेबल टू एनआर। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बिजनेस कनेक्शन का, या कोई डाउट है? कोई भी एनआर
उसके एजेंट थ्रू इंडियन ऑपरेशन करके कोई भी अर्न करेगा कुछ भी, तो वो एक्चुअली अर्न आउटसाइड इंडिया हुआ है, एक्चुअली रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है, फिर भी वो सोलली एजेंट एनआर का है, तो वो एनआर ने ही डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया किया है, वो मान लेंगे और उसको इंडिया में टैक्स हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट है जो बिजनेस कनेक्शन में इंक्लूड हो गए? तो अभी हम थियरी पढ़ते हैं, ठीक है, 911 की। बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट, मतलब ये ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं, एजेंट। ये किसकी बात हो रही है? एजेंट की, कि आप एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहे हो। कौन एक्ट कर रहा है? एनआर, एजेंट के थ्रू। एंड हु परफॉर्म्स, हु मतलब वो एजेंट, हु परफॉर्म्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अगर एजेंट इस 3 एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इस 3 एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ एनआर परफॉर्म करता है, तो एनआर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और वो बिजनेस कनेक्शन थ्रू एनआर ने जो कुछ भी अर्न किया है वो हम मान लेंगे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और अगर वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, then इनकम डबल टू ऑल। समझ में आ रहा है? सेक्शन 9 को हम धीरे से समझेंगे, ओके। एक बार आपको समझ में आ गया, इट विल बी थ्रू, ओके, डोंट वरी। चलिए, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है अगर वो एजेंट करेगा तो वो एनआर के भी पे लिए करेगा कोई एक्टिविटी, तो वो हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1, ही एक्सरसाइजेस इन इंडिया ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एजेंट है, वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी एजेंट तो ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। और प्ले ए प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय दैट नॉन रेसिडेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? एजेंट, जो इंडिया में है, बट वो किसके बिहाफ पे लिए कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नाम किसका होगा? नॉन रेसिडेंट का। मतलब नॉन रेसिडेंट अगर यहां पे खुद आके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑन इंडिया पे नहीं हो जाएगा, इसलिए वो क्या करवा रहा है? वो एजेंट के थ्रू करवा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में नाम मेरा बट साइन तेरी, ओके। फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ और ग्रांटिंग राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट एनआर और दैट एनआर हैज राइट टू यूज। या तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट एजेंट, या तो फिर एजेंट, वो नॉन रेसिडेंट है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका राइट टू यूज किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? एजेंट। और वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ पे लिए कर रहा है? एनआर के बिहाफ पे। और फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट, या तो फिर नॉन रेसिडेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट उसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन कौन करेगा? एनआर, सॉरी एजेंट। और वो एजेंट किसके बिहाफ पे साइन करेगा? एनआर के। मतलब यहां पे आप देख लो, सिंपल एक फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है बिजनेस कनेक्शन के लिए, एजेंट मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ एनआर ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। तो फिर ये एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट एजेंट का खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है? एनआर का। तो फिर उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, और वो बिजनेस कनेक्शन से इंडिया में आप कुछ भी अर्न करते हो तो हम उसको क्या मान लेंगे? डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। गेटिंग दिस? नेक्स्ट, सेकेंड, चलो मान लीजिए एनआर ने एजेंट को इतना भी पावर नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ही हैज नो सच ऑथोरिटी, एनआर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ऑथोरिटी नहीं दी गई है, बट हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। क्या मेंटेन कर रहे हो? स्टॉक मेंटेन कर रहे हो इंडिया में, किसके बिहाफ पे? गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलर डिलीवर गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। एनआर ने बोला एक काम कर, मैं गुड्स बेचता हूं, तो उसका स्टॉक मेंटेन कर मेरे बिहाफ पे, और जैसे ही मेरे ऑर्डर्स आए उसको आपको डिलीवर करना है। तो यहां पे ये नॉन रेसिडेंट सू दैट
एजेंट सेल कर रहा है, ओके, तो ये क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। चलिए मान लीजिए स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ही हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर, तो या तो आप ऑर्डर इंडिया में सिक्योर करोगे, या तो आप स्टॉक मेंटेन करोगे, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ये तीन में से कोई भी एक एक्टिविटी एजेंट करता है, और वो एक्टिविटी किसके बिहाफ पे लिए कर रहा है, एनआर के बिहाफ पे। तो हम ऐसा मान लेंगे 911 के तहत कि पॉइंट नंबर ए, क्लोज नंबर ए, कि वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में एजेंट के साथ या बिजनेस कनेक्शन है, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और वो बिजनेस कनेक्शन से जितना भी आप अर्न करते हो इंडियन ऑपरेशन से, ओके, इंडिया में जो भी आप अर्न करते हो वो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में हुआ है। Where a business is carried out in India through a person referred to in 1, 2, 3, only so much. अभी हम ये प्रोविजन इंडिया के लिए, पहले आपने फॉरेन के लिए प्रोविजन बताई कि एनआर है, तो भले ही आप एनआर हो, भले ही आप आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहे हो, भले ही आप आउटसाइड इंडिया रिसीव कर रहे हो, बट अगर ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 से आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, तो हम क्या मान लेंगे, आपको आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। फिर ये डिपार्टमेंट के लिए प्रोविजन दी, बट सिर्फ ये 1, 2, 3 कोई बिजनेस कनेक्शन मानना। फिर आप बोलोगे ओके, फॉरेन में कितना अर्न किया उसको भूल जाओ, उसको तो छोड़ दो। आर यू गेटिंग इट? अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये उस यूएस के एजेंट है, उसने ये एजेंट रखा है इंडिया में, और उसको बोला इंडिया में जितना भी ऑर्डर है सिक्योर कर। फिर इस एजेंट को बोला ओके, इंडिया के आजू बाजू में देख लू, श्रीलंका है, वहां पे कोई ऑर्डर सिक्योर कर। बोलेगा हाँ वहां पे भी मेरा कनेक्शन है, ठीक है, उसको भी आप ऑर्डर सिक्योर करो। तो अभी यूएस से सीधा वो श्रीलंका भेज रहा है, तो वो आउट से इंडिया ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारा कुछ डीमिंग नहीं चल सकता। तो यहां पे डीम प्रोविजन लागू होगी, बट ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन ऑपरेशन। इंडियन ऑपरेशन के लिए हम डीम कर सकते हैं, ओके। अभी यूएस वाले जो नॉन रेसिडेंट है, उसने बाकी कोई कंट्री में कुछ भी गुड सेल किया थ्रू इंडिया एजेंट, तो उसको हम डीम मान नहीं सकते, क्योंकि उसमें इंडियन ऑपरेशन से आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, इंडियन सोर्स माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इंडियन सोर्स कब माना जाएगा, एजेंट इंडिया में है, इंडिया में ऑर्डर ले रहा है, इंडिया में स्टॉक मेंटेन कर रहा है, या इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो एजेंट सोनली ऑन बिहाफ ऑफ दैट एनआर। ये तीन एक्टिविटी समझ में आई, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन हुआ तो वो ऑपरेशन से कुछ भी अर्न किया कहां पे टैक्सेबल होगा, इंडिया में। अभी उसमें थोड़ा और एडिशन करते हैं। मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्स नॉन रेसिडेंट सिक्योर ऑर्डर फॉर एक्स बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड। अभी यहां पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये बिजनेस कनेक्शन है, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ओके। कैसे? एक डायरेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। अभी यहां पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो डायरेक्ट का, जिसमें क्या बोला कि ये एक्स है, उसके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। ये किसके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, एक्स के बिहाफ पे, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है, नॉन रेसिडेंट, और मिस्टर ए कौन है, एजेंट, उसके बिहाफ पे कर रहा है। अभी समझना दूसरा एग्जांपल इनडायरेक्ट कैसे हुआ। ये जो मिस्टर ए एजेंट है, वो एजेंट तो एक्स का है, बट ऑर्डर सिक्योर कर रहा है वाई का, तो फिर तो ये एक्स के लिए बिजनेस कनेक्शन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। समझ रहे हो? ये वाई के बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, बट एक्स जो है वो वाई को कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक्स बोलो तो भी सेम, वाई बोलो तो भी सेम, या तो वाई एक्स को कंट्रोल कर रहा है, या तो कॉमन एक्स जेड है जो एक्स वाई दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है। अभी कोई भी एजेंट एक्स का हुआ, वाई का हुआ या जेड का हुआ, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन ही है, और उसमें क्या हो जाएगा, इनकम डीम टू अक्रू एज इंडिया।
मतलब पहले बोला डायरेक्टली, फिर यहाँ पे आपको बोल दिया इनडायरेक्टली भी आ जाएगा। मतलब एक्स बोलेगा मेरा ऑर्डर सिक्योर नहीं कर रहा है, वो तो वाई का सिक्योर कर रहा है, ओके, और वाई के भी आप पे सिक्योर कर रहा है। बट अल्टीमेटली एक्स और वाई दोनों रिलेटेड ही है। एजेंट भले ही आपका हो, ऑर्डर भले ही वाई के लिए सिक्योर कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली तो एक्स वाई को कंट्रोल कर रहा है या वाई एक्स को कंट्रोल कर रहा है, या आप दोनों को कोई कॉमन पर्सन जेड कंट्रोल कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप रिलेटेड ही हुए। आर यू गेटिंग इट? तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कनेक्शन यहां पे आ जाएंगे। मतलब ऐसे इनडायरेक्ट भी आप कोई चटकबारी नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द वे, क्या सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगे? ओके, यहां पे एक वर्ड है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ओके, अभी इतने पॉइंट्स तो यहां पे कवर हो ही रहे हैं, बट एक और पॉइंट यहां पे कवर हो रहा है, और वो हो रहा है अगर किसी भी पर्सन का इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, इकोनॉमिक प्रेजेंस बोले तो बहुत ही ज्यादा, यू कैन से क्वांटिटी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वैल्यू टर्म्स में, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ एनआर इन इंडिया शैल कंसिडर्ड बिजनेस कनेक्शन इंडिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडिया? In respect of any goods, any services, any property carried out by non-resident with any person in India, including provision of download of data or software in India, or aggregate amount payment of transactions or transaction during the previous year should be exceeding rupees 2 crore। मतलब मान लीजिए मेरी यूएस में कंपनी है और वी आर सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, या तो आप डेटा डाउनलोड करने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मान लीजिए सर्वर है, क्लाउड है, क्लाउड पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो और वहां से डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है? डाउनलोड का भी चार्ज होता है। मतलब जैसे जैसे डाउनलोड करने लगोगे, मतलब जितना डाउनलोड हुआ या जितना आप अपलोड कर रहे हो उसके बेसिस पे चार्ज लेते हैं। अभी वो तो यूएस में बैठे हुए, इसका एजेंट इंडिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगर इन्होंने नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में किसी भी पर्सन को यह सर्विस प्रोवाइड की विद द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 2 करोड़, विद द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 2 करोड़, तो हम यहां पे मान लेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन है। बोलेंगे हमारा कोई एजेंट नहीं है, आपका एजेंट भले नहीं, आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में, आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में, ओके। क्योंकि यहां पे होगा क्या? ऑनलाइन सर्विस में तो क्या होगा? ऑन फ्रॉम देयर, रिसीव्ड देयर, आप ऑनलाइन पेमेंट कर, रिसीव्ड देयर, तो बोलेंगे फॉरेन इनकम हमें तो टैक्सेबल नहीं होगी, हमें ना रहे। बोलेंगे नहीं, आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में, कैसे? 2 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन आपने पूरे साल में किया, तो मान लेंगे कि वो डीम टू ऑकर एज इंडिया है और वहां पे भी टैक्स भरना है, ओके। सेम वे सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विथ यूजर्स इन इंडिया। और अगर मान लीजिए कोई सॉलिसिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एडवाइजरी सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन में बैठे बैठे ऑनलाइन, और नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो सर्विस के इंडिया में 3 लाख से ज्यादा है, एटलीस्ट 3 लाख नंबर ऑफ यूजर्स, फिर तो आपका यहां पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। मतलब आपके यूजर 3 लाख से भी ज्यादा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपके यूजर इंडिया में 3 लाख से भी ज्यादा है, तो भले ही आप फॉरेन में बैठे बैठे वहीं से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट हम ऐसा मान लेंगे कि आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है और वो 3 लाख यूजर्स से आप जितना भी अर्न कर रहे हो वो थ्रू बिजनेस कनेक्शन अर्न किया, इसलिए डीम टू अक्रूर एज इंडिया हो गया। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं? आप कहीं से भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने से आप अर्न कर रहे हो, बट आप इंडिया से इनकम अर्न करके ऑनलाइन भी लेके जा रहे हो, हमें वहां पे भी टैक्स चाहिए। और इन फ्यूचर यू विल सी टू दिस कि यहां पे ये जो ट्रांजेक्शन है ना, वो धीरे धीरे करके लिस्ट होने वाला है, और ये लोग क्या करेंगे?
कि जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया से अर्न करके ले जाएंगे सब पे टैक्स हम चार्ज करेंगे। अभी तो अब फिलहाल के लिए 2 ट्रांजेक्शन रखे हुए हैं। ग्रेजुअली यू विल सी नॉट इन कमिंग ईयर, तो 2 साल 5 साल 10 साल में ये ट्रांजेक्शन का लिस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मतलब इंक्रीज करेंगे उसमें। फील्ड वाइज कि जो फील्ड में कहां पे ऐसा हो रहा है कि जो ऑनलाइन यहां पे इंडिया से अर्न करके ले जा रहे हो टैक्स नहीं ले रहे, फील्ड देखो कौन सा फील्ड है। अभी तो क्या 2 फील्ड मिले उसको, एक सोलिसिटिंग की है और एक ये डेटा डाउनलोड और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है। अभी और फील्ड लेके जाएंगे, फिर बोलेंगे आप ये प्रोवाइड कर रहे हो वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे ऐड होता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 2 करोड़ और 3 लाख यूजर्स याद रखना है अलग अलग एक्टिविटी के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। और ये एमसीक्यू लिए पूछ लिया तो फिर तो ये बहुत ही कॉर्नरिंग टॉपिक हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन प्रेजेंस। फर्दर, engaging interaction with users in India, the above transaction activity shall constitute significant presence in India whether or not। और एक और बात, ये 2 ट्रांजेक्शंस और ये लिमिट से ज्यादा हो गए मतलब आपकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और अगर आपकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हुई तो इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये है बिजनेस कनेक्शन। फिर चाहे एग्रीमेंट आपने किया हो या नहीं किया हो, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में रेसिडेंट या प्लेस बिजनेस में हो या नहीं हो, नॉन रेसिडेंट ने सर्विस इंडिया में रेंडर की है या नहीं की है, वो हम कंसीडर नहीं करने वाले। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, यहां पे किसी ने डेटा डाउनलोड किया, यहां पे किसी ने सॉफ्टवेयर यूज किया और सॉफ्टवेयर आपका है और वो वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इंडिया में है और वो इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज हो जाएगी। चाहे इसके लिए कोई इंडिया में एग्रीमेंट हो या नहीं हो, चाहे उसके लिए वो फॉरेन नॉन रेसिडेंट की इंडिया में ब्रांच हो ना हो, और चाहे आपने इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की हो या आउटसाइड इंडिया सर्विस प्रोवाइड की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर ये 2 ट्रांजेक्शन आते हैं तो हम मान लेंगे कि वो बिजनेस कनेक्शन है। तो ओवरऑल इतना क्लियर हुआ बिजनेस कनेक्शन में क्या इंक्लूड होगा, इतना क्लियर हुआ कि बिजनेस कनेक्शन में क्या इंक्लूड होगा। और यहां पे हम एग्रीगेट देखने वाले, क्या एग्रीगेट मतलब पूरे साल में आपको देखना है एग्रीगेट, और एटलीस्ट 3 लाख मतलब 3 लाख से ज्यादा होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। तो ये बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा, समझ रहे हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये कभी कभी ही पूछते हैं, फिर इतना डिटेल में क्यों लेना, क्योंकि यहां पे ये प्रोविजन इतनी डेप्थ में है। चाहे आप 911 बोलो, 915, 916, 917, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इसमें भी इतना डिटेल में हम जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे, बताऊं मैं आपको, November 20, ओके, December 21, 913, ओके, सेक्शन 9 डिमिंग प्रोविजन, December 21। और आगे भी अगर आप देखोगे, ये November 22 में, मतलब वैसे तो यहाँ पे ROR और उसकी बात हो रही है, बट आगे मैंने ऐसे कुछ प्रोविजंस यहाँ पे भी दिए हैं। हाँ, ओके, ये RTP में भी था और यहाँ पे आप देखोगे January 21, वहां पे भी वही था। ओके, मतलब 2-3 बार रिसेंटली भी आपको ये टॉपिक पूछा गया है, और यहाँ पे January 21 में थियरी में रिसेंटली पूछा गया है। मतलब लास्ट आप 4-5 टाइम्स देखोगे
तो रेगुलरली पूछ रहे हैं सेक्शन 9 को। चलिए, ये बिजनेस कनेक्शन समझ में आया कि बिजनेस कनेक्शन में इंक्लूड क्या होगा, बिजनेस कनेक्शन में क्या इंक्लूड होगा, यह समझ में आया। नॉट ओनली इंटर, फाइनल लेवल पे भी आपको ये काम लगेगा। ओके, सेक्शन 9 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। चलिए, तो अभी कौन कौन से बिजनेस कनेक्शन नहीं है, एक दो बातें जो है इनकम टैक्स में वो बहुत ही परेशान करती है। एक, डीम्ड नहीं है फिर भी बोलेंगे है, और दूसरा एक्सेप्शन है फिर भी बोलेंगे नहीं है। ओके, तो दोनों पे ध्यान रखना है। एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। ओके, आगे मैंने जब आपको यहां पे ये मिस्टर ए के बारे में बात की तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे एजेंट ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है सोलली ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। सोलली मतलब वो एजेंट ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ एनआर के बिहाफ पे कर रहा है, ऐसा नहीं उसका कमीशनिंग एजेंट का बिजनेस है। अगर उसका कमीशनिंग एजेंट का बिजनेस है मतलब वो एनआर नहीं, सब लोग वहां पे आते हैं, मुझे थोड़ा सेल करवा दे 2% कमीशन दूंगा, मुझे यहां से परचेज करवा दे 1% कमीशन दूंगा, मतलब ये सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहा है, सबके लिए ऑर्डर ले रहा है, तो फिर तो उसका काम ही हो गया बिजनेस, मतलब उसका तो वो बिजनेस ही हो गया ना कमीशनिंग एजेंट का। यहां पे जो बिजनेस कनेक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, एक प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है, एक बिजनेसमैन है, दूसरा एजेंट है। बट अगर वो एजेंसी का बिजनेस ही है तो फिर ये तो B2B हो गया, ये भी बिजनेसमैन वो भी बिजनेसमैन, एजेंट कैसे हुआ? और वो सिर्फ और सिर्फ एनआर का एजेंट नहीं है, सबके लिए वो एजेंट बन रहा है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस कनेक्शन में कवर नहीं होगा। मतलब अगर बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड द केसेस वेयर एनआर carries on business through a broker, जनरल कमीशन एजेंट और एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, जिसका कमीशनिंग ब्रोकरेज का ही बिजनेस है, उसके थ्रू आप कर रहे हो, तो एनआर नहीं, इंडिया में सब लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, फिर ठीक है, फिर आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। वेर ए ब्रोकर कमीशनिंग एजेंट वर्क मेनली हुल्ली ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, देन ही शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ब्रोकर। मतलब ये एजेंट कैसा होना चाहिए, सोलली, मैंने आपको जो बोला ना सोलली या मेनली ऑन बिहाफ ऑफ, ये मेनली और सोलली ऑन बिहाफ ऑफ एनआर हुआ तभी जाके बिजनेस कनेक्शन होने वाला है, वरना बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक और बात मैंने बोली थी, इंडियन ऑपरेशन फॉरेन ऑपरेशन। मान लीजिए सोलली है तो फिर तो बिजनेस कनेक्शन होगा। अभी उसने इंडिया में जितना जितना गुड सेल किया बोलेंगे हाँ बिजनेस कनेक्शन है, फिर उसने श्रीलंका में बिजनेस मतलब गुड सेल किया तो बोलेंगे फॉरेन ऑपरेशन, वो नहीं आएगा। तो यहां पे डिमिंग प्रोविजन में क्या आएगा, ओनली एंड ओनली इंडियन ऑपरेशंस। इन केस बिजनेस इन विच ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, इनकम विल नॉट बी डीम्ड। ओके, इनकम विल नॉट बी डीम्ड। The income of business deemed to shall be part of income reasonably attributable to operation carried out in India। अभी देखिए यहां पे जो इंडियन ऑपरेशंस हैं वो डीम्ड हो जाएंगे, बट जो फॉरेन ऑपरेशंस हैं, फॉरेन ऑपरेशंस से आपने कुछ भी अर्न किया, दैट विल नॉट बी डीम्ड। ओके, वो डीम नहीं होगा। बट मान लीजिए आपके पास वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, हमने तो फॉरेन से भी किया और इंडिया में भी किया, बट कितना अवेलेबल नहीं है डेटा, तो फिर यहां पे उन्होंने क्या बोला, रीजनेबल परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे रीजनेबल प्रॉफिट प्रोपोर्शनल असेसिंग ऑफिसर निकालेगा और फिर जाके इंडिया में टैक्स लेगा। ठीक है, तो ठीक है। अभी एक्सेप्शन, मैंने पहले भी बोला आपको एक्सेप्शंस आपको देखना होगा, एक्सेप्शंस क्या है। मतलब बिजनेस कनेक्शन होते हुए भी आप ऐसा मानोगे कि बिजनेस कनेक्शन नहीं है,
समझ रहे हो? मतलब यहां पे एक्सेप्शन में क्या होगा, वो डीम नहीं होगा। कौन कौन से एक्सेप्शन? वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, ऑब्वियसली अभी मैंने बोला आपको, अगर फॉरेन ऑपरेशंस हैं तो वो इंडिया में डीम नहीं होने वाला है। ये है एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 911, एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 911। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इन द केस ऑफ बिजनेस अदर देन बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बट यहां पे ये याद रखना, अगर ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है तो फिर तो टैक्स होगा। ऑफ विच ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, द इनकम ऑफ बिजनेस विल बी डीम्ड टू अकर इन इंडिया ओनली फॉर सच पार्ट ऑफ इनकम एज रीजनेबल एट्रिब्यूटेड ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया। तो यहां पे आप ओनली ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, सिर्फ वही डीम्ड होगा। जो ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया है उसको इग्नोर करो, समझ रहे हो? इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया इंक्लूड्स, अभी इसके लिए भी कौन कौन इसमें इंक्लूड होने वाला है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया एक्सेसिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपीए लोकेटेड इन इंडिया। ओके, कई बार क्या होगा समझो, मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, अभी क्या है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है, तो आप बोलते हो ओके टारगेट ऑडियंस कहां की है, मान लीजिए आप फॉरेन की कंपनी हो बट फिर भी आप इंडियन टारगेट ऑडियंस को करके ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हो थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन इंडिया, कि इंडिया में एडवर्टाइज करो, फिर तो आपको वो ऑपरेशंस इंडिया में हुए कि नहीं? हाँ, फिर तो हम इसको मान लेंगे कि वो ऑपरेशन इंडिया में है और उसको डीम करके टैक्स पे करना होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया, और अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो इंडिया से, अभी क्या डेटा भी कलेक्ट होता है इंडिया का, यस, उसके लिए भी पेमेंट होता है, तो डेटा इंडिया में कलेक्ट कर रहे हो, आईपीए लोकेटेड इंडिया में है तो इंडियन ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिसाइडिंग इंडिया यूजिंग, और आपने ये जो डेटा कलेक्ट किया ना इंडिया से, उसको अगर आपने सेल किया तो वो भी हम क्या मान लेंगे, इंडियन ऑपरेशंस। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इंडियन ऑपरेशंस। और अगर ये ऑपरेशंस इन इंडिया हो गए, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इंडियन ऑपरेशन, और अगर वो इंडियन ऑपरेशंस हो गए तो डीम्ड हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन में नहीं होगा, तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं होगा, अदर देन दिस इंडियन ऑपरेशंस, अदर देन दिस इंडियन ऑपरेशंस एक्सेप्शन। इंडियन ऑपरेशन में तो डीम्ड होगा, फॉरेन ऑपरेशंस में डीम्ड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी मान लीजिए एनआर है, उसका एजेंट इंडिया में है, अगर वो एजेंट इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है और आप इंडिया में सेल करते तो आप एनआर को और अर्न करोगे कुछ भी, बट मान लीजिए आपने एजेंट रखा हुआ है, किसके लिए, इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए एजेंट रखा है, किसके लिए रखा है, एजेंट सोनली ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, और उसको क्या करना है, इंडिया से परचेज करके फॉरेन गुड्स भेजना है, तो एनआर कुछ इंडिया में अर्न करेगा क्या? आप बोलोगे जो इंडिया से सेल कर रहा है, मैं अभी इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको तो टैक्सेबल होगा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो वैसे भी आरओआर होने वाला है, और आरओआर नहीं होगा तो भी उसको तो ऑन इंडिया में है, उसमें तो डीमिंग प्रोविजन लागू ही नहीं होती है। एनआर जो है, जो यूएस में बैठा हुआ है, वो इंडिया के एजेंट थ्रू परचेस करता है, ओनली परचेस। हम ये डीमिंग प्रोविजन क्यों लेके आए, आप इंडिया से बाहर हो फिर भी आप इंडिया से अर्न करके ले जा रहे हो, ये ले नहीं जा रहा है, ये उल्टा क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, मतलब इंडिया को पैसे देके जा रहा है। फिर ठीक है, आप परचेज इंडिया से करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है और आपको कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, परचेज जितना मर्जी करो, इंडिया से परचेज करके लेके जाओ, उसमें तो इंडिया को प्रमोट होगा, ठीक है। तो ओनली परचेजेस कर रहे हो आप थ्रू एजेंट, where non-resident purchases goods in India for the purpose of export outside India, then there is no business connection and it will not be chargeable to tax in India. वरना तो वो परचेस नहीं करे, आप बोलोगे इंडिया से परचेस करके ले गए, हाँ अभी सेल कहां पे करोगे, यूएस में, चलो टैक्स भरो, तो देखा मैं इंडिया में सेल किया है क्या मैं इंडियन रेसिडेंट हूं क्या,
या मेरा सोर्स इंडिया का है, नहीं है, फिर आप कैसे कैसे टैक्स चार्ज कर सकते हो? मुझे इंडिया से परचेज ही नहीं करना है, तो उल्टा हमारा एक्सपोर्ट हैम्पर हो जाएगा अगर आप उसको टैक्स करने जाओगे तो ओनली परचेस कर रहे हो, ठीक है, फिर आओ परचेस करो और जाओ। बट यहां पे इंडिया में सेल करोगे ना, तो हम आपको कंसिडर कर लेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन। फिर आप परचेज भी इंडिया से करोगे, सेल भी इंडिया को करोगे, फिर तो आप अर्न करके जा रहे हो, फिर हमें बिजनेस कनेक्शन का टॉपिक अप्लाई करना पड़ेगा। बट ओनली परचेज कर रहे हो, फिर ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब परचेज करके क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया यहां पे मत रखना। यहां पे परचेज करके यहीं पे सेल करके जाओगे, फिर तो आप प्रॉफिट लेके जा रहे हो, फिर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। गेटिंग दिस लॉजिक? ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? बिजनेस कनेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अक्रू अराइज इंडिया नहीं होगा, मतलब वो एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा। नंबर 1, फॉरेन ऑपरेशन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे। नंबर 2, इंडिया में कर रहे हो ऑपरेशन, यस, बट ओनली एंड ओनली परचेज, फिर भी आपको माफी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूज व्यूज, अभी न्यूज वालों से, जर्नलिस्ट से कौन पंगा ले, ठीक है। अभी उसका तो काम ही ऐसा है, न्यूज एजेंसी का तो काम ही वही है, इंडिया की न्यूज बाहर दिखाना। मतलब मान लीजिए फॉरेन न्यूज एजेंसी है, अब इंडिया में कुछ भी हुआ तो यहां पे एजेंट पहुंच जाएंगे न्यूज लेके, ठीक है। तो अभी न्यूज यहां पे उसके एजेंट रखे हुए इंडिया में। अभी कि न्यूज और जर्नलिस्ट में क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड आपके एजेंट होने वाले, क्योंकि यू नेवर नो कहां पे कैसे क्या हो जाए। ओके, वॉर हो रही तो वहां पे भेज देंगे, मतलब एजेंट रखे हुए, भेजेंगे नहीं, वहां पे उसकी सारी ऑफिस होगी। तो वैसे फॉरेन न्यूज एजेंसी है, उसकी इंडिया में एजेंट है, और उसके थ्रू न्यूज व्यूज वो आउटसाइड इंडिया टेलीकास्ट कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे इंडिया से न्यूज दिखा रहे हो, चलो टैक्स पे करो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यूज व्यूज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंडिया में जितने भी एजेंट मर्जी रख लो, हम आपको बिजनेस कनेक्शन इंडिया में ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन रेसिडेंट एंगेज इन बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, नो इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू इंडिया फ्रॉम मियर कलेक्शन ऑफ न्यूज व्यूज। जो आप ट्रांसमिशन कहां पे कर रहे हो? आउटसाइड इंडिया, क्योंकि न्यूज कहां पे दिखा रहे हो? आउटसाइड इंडिया। मैगजीन कहां पे दे रहे हो? आउटसाइड इंडिया। और इंडिया के बारे में आप कुछ भी छाप रहे हो, हाँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिया की बातें करो, इंडिया की न्यूज दिखाओ, तो उसके लिए आप एजेंट यहां पे रखो, हम आपको बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, वैसे ऐसा तो काफी कम होता है, बट एक दो बार हुआ भी था। हॉलीवुड की कोई मूवी का शूटिंग इंडिया में हुआ, एमआई में हुआ था शायद। अभी मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, ओके, उसको क्या करना है? सिनेमेटर का फिल्म जो है उसका शूटिंग इंडिया में करना है, बट वो मूवी जो है दैट इज टू बी टेलीकास्टेड आउटसाइड इंडिया, मतलब वो हॉलीवुड की मूवी होगी और क्या, और उसका शूटिंग यहां पे हो रहा है। जस्ट बिकॉज इंडिया में शूटिंग, आप बोलोगे आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, यहां पे शूट करके ले गए, अभी चलो टैक्स पे करो, तो बोलेंगे ठीक है शूटिंग करनी है, नहीं आना है, बहुत सारे लोकेशन है वर्ल्ड में, ओके, हम क्यों इंडिया आएंगे? तो यहां पे आप आओ, शूटिंग करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बिजनेस कनेक्शन चार्ज नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आप जो भी शूटिंग कर रहे हैं वो नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, उसमें से कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर वो फॉर्म है तो कोई भी पार्टनर इंडियन रेसिडेंट सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे लोग जो है वो आउटसाइड इंडिया के होने चाहिए। फिर हम क्या कंसिडर कर लेंगे? वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कंसिडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बट अगर इंडिया का ही रेसिडेंट है, ओके, या इंडिया का ही सिटीजन है, वो इंडिया में शूट करके फॉरेन में दिखा रहा है, तो फिर हम बिजनेस कनेक्शन आपको कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 5, यहां पे सब जो है वो एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज में है। एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज ए बी सी डी ई टू सेक्शन 1911, एक्सप्लेनेशन 1A 1B 1C 1D 1E, 5 एक्सेप्शंस है बिजनेस कनेक्शन के। मतलब ये 5 एक्सेप्शन में बिजनेस कनेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, और अगर आप बिजनेस कंसिडर नहीं करोगे तो फिर वो डीम टू अक्रू एज इंडिया नहीं होगा। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? 5th, एक्टिविटी ऑफ डिस्प्लेइंग अनकट डायमंड्स इन S and Z।
अभी डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में भी, यस, सूरत में, मुंबई, बट सब जगह पे वो डायमंड मार्केट है। अभी होता क्या है समझो, ये डायमंड जो है वो आप इंपोर्ट करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप फॉरेन कंपनी से डायमंड जो है वो इंपोर्ट करो। अब इंपोर्ट करने के लिए होगा होगा क्या कि भाई वो डिस्प्ले करेंगे कि डायमंड जो है वो रो फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, अनकट डायमंड्स, उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और वो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आए, और जस्ट बिकॉज वो डिस्प्ले करने के लिए आए, आप बोलोगे इंडिया का इंडियन कनेक्शन, चलो टैक्स पे करो, तो कोई यहाँ पे डिस्प्ले करवाने आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने एक जोन स्पेसिफाई किया हुआ इंडिया में, क्या? क्योंकि हमें फॉरेन माइनिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करना, फॉरेन माइनिंग कंपनीज यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें डायमंड भी दे, उसको अट्रैक्ट करना है विदाउट एनी शॉर्टिंग और सेल। अब बट यहाँ पे सेल करने के लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं, आप क्या कर रहे हो, स्पेशल नोटिफाइड जोन, इसके लिए हमने स्पेशल नोटिफाइड जोन आपको डिस्क्लोज किया हुआ है। ओके, तो इन केस फॉरेन कंपनी एंगेज इन माइनिंग ऑफ डायमंड, उसकी डायमंड की खदान है, ठीक है, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रो इंडिया थ्रू एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसोर्टेड डायमंड इन स्पेशल जोन नोटिफाइड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि आप फॉरेन माइनिंग कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आओ, हमें डायमंड डिस्प्ले करो ये जोन में, और फिर यहाँ की जो भी माइनिंग कंपनीज है, यहाँ की जो डायमंड कंपनीज है, वो आपको ऑर्डर दे देंगी फॉरेन बैठे बैठे, बट आप यहाँ पे डिस्प्ले। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आ रहे हैं, अभी परचेज सेल नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आ रहे हैं, फिर सेल आउटसाइड इंडिया होगा। तो जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आए, हम आपको बिजनेस कनेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, हम आपको बिजनेस कनेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो 5 एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहले एक्सेप्शन भूल जाओ, सबसे पहले क्या, हाँ, सबसे पहले ये बिजनेस कनेक्शन टैक्सेबल कब होगा, मतलब बिजनेस कनेक्शन कब होगा। अगर बिजनेस कनेक्शन हुआ तो डीम टू अक्रो एज इंडिया वाइड सेक्शन 911 बिजनेस कनेक्शन है क्या? तो बिजनेस कनेक्शन कब होगा? एनआर का सोलली एजेंट है, और जो एनआर के बिहाफ पे क्या करता है, ऑर्डर सिक्योर करता है, स्टॉक मेंटेन करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, तो फिर वो बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन के जो इंक्लूजन है उसमें डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा, और अगर एजेंट भी नहीं है फिर भी आपका बिजनेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। कैसे? या तो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो डाउनलोड इन इंडिया, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, या तो फिर आप इंडिया में सॉलिसिटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें आपके यूजर 3 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपका इंडिया में इकोनॉमिक प्रेजेंस है, और वो इकोनॉमिक प्रेजेंस आप जितना भी अर्न कर रहे हो डीम टू अक्रो एज इन इंडिया। एक्सेप्शन, अगर आपके फॉरेन ऑपरेशन से कोई कनेक्शन से आपको ऑन हो रहा है तो उसमें हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। बिजनेस कनेक्शन बोले तो ओनली इंडियन ऑपरेशंस। दूसरा, अगर आप इंडिया में कनेक्शन है बट इंडिया कनेक्शन यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया से परचेस करते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, परचेस करते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या तो न्यूज व्यूज एजेंसी, ओके, या तो फिर इंडिया में हॉलीवुड का कोई मूवी शूटिंग हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और या तो आप फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं और एसएनएजेड में स्पेशल नोटिफाइड जोन में आप अनकट अनएसोर्टेड डायमंड को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो, हाँ, फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो ये था 911 ए, 911 क्लोज ए। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक ही पॉइंट में पूरा लेक्चर चला गया, बिजनेस कनेक्शन। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट 911 बी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अभी देखिए, आपको कोई इनकम हो रही है, आपको कोई इनकम हो रही है फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स।
डोंट वरी, 9 पूरा हो जाएगा तब तक आपको ये सब समझ में आ जाएगा। सो डो नॉट वरी फॉर द सेम। अभी हमने क्या किया, सेक्शन 911 ए किया। अभी बी में क्या हुआ कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, एसेट या सोर्स ऑफ इनकम है। प्रॉपर्टी, एसेट या फिर सोर्स ऑफ इनकम, अगर ये तीनों में से कोई भी इंडिया का है तो ऐसे कैसे हम आपको बिना टैक्स के ले जाने देंगे। मिस्टर एक्स जो कि एनआर है, अभी यूएसए में है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहां पे, राजकोट, यहां पे, ठीक है, प्रॉपर्टी। अभी इसका एक फ्रेंड है ए जो राजकोट जा रहा है, यूएसए में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी राजकोट में, एक काम कर मुझे रेंट पे दे दे। बोलता ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो रेंट यहाँ पे दे के जा $2000। बोलता ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे किया, यूएसए में। अर्न कहाँ पे हुआ, यूएस। रिसीव कहाँ पे हुआ, यूएस। बोलोगे अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, एनआर नॉट टैक्सेबल। मतलब ये सब छोड़ो, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, राजकोट। इंडिया में प्रॉपर्टी राजकोट में, ठीक है, प्रॉपर्टी इज देयर इन इंडिया, और उसमें से आप कोई भी इनकम अर्न करके आउटसाइड इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करके ले जा रहे हो, हम थोड़ी ले जाने देंगे। तो बोलेंगे प्रॉपर्टी तो इंडिया की है ना, एसेट तो इंडिया की है, सोर्स तो इंडिया का है, तो फिर ये डीम्ड हो जाएगा, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। आर यू गेटिंग इट? तो वो भी इंडियन इनकम, मतलब एसेट इंडिया की है, फिर चाहे आपको अर्न भले आउटसाइड इंडिया हो, रिसीव भले आउटसाइड इंडिया हो, एसेट तो इंडिया की है ना, मतलब वो तो इनडायरेक्टली इंडियन ऑपरेशन ही हो गया, मतलब इनडायरेक्टली वो इंडिया की ही इनकम हो गई ना। हाँ, तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया कर लो, रिसीव आउटसाइड इंडिया कर लो, बट हम क्या करेंगे, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 911 सी, क्लोज नंबर सी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स विद इन इंडिया। अभी ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो फ्रेंड को यहां पे इतना अच्छा लगा, बोलेंगे रेंट को छोड़ो, चलो मैं प्रॉपर्टी बाय कर लेता हूं, मुझे इंडिया इतना अच्छा लग गया, ठीक है, तो बोलता है यूएस आ जा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये जो प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, ओके, वो सेल होता है और उस पे कैपिटल गेन आता है। बोलेगा इनकम मुझे कहां पे मिली, ये मैंने प्रॉपर्टी भले इंडिया की सेल की है, बट हमने कॉन्ट्रैक्ट कहां पे किया, यूएस में, पेमेंट भी रिसीव कहां पे हुआ, यूएस में। तो डिपार्टमेंट बोलेंगे ठीक है, वो सब ठीक है, प्रॉपर्टी कहां की थी, इंडिया की, और इंडियन प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो और उस पर कोई भी कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, फिर तो ये क्या हो गया, डीम्ड इन इंडिया। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो वो तो इंडिया में डीम्ड हो ही जाएगा, ऑब्वियसली वो तो इंडिया में डीम्ड हो ही जाएगा। तो ये सेक्शन 911 ए बी सी, इज दैट क्लियर? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, इसमें कोई डाउट? सेक्शन 912,
इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अभी यहां पे समझना, इनकम फ्रॉम सैलरी, जबकि आपने सर्विस कहां पे रेंडर की है, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। मतलब मान लीजिए आपकी जॉब फॉरेन में है या फिर आप एनआर है, वो कुछ भी हो, आपने ये सर्विसेज कहां पे प्रोवाइड की है, सर्विसेज रेंडर कहां पे की है, इंडिया में। तो फिर इंडिया में जो भी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो उससे आपको कोई भी सैलरी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, डीम टू अक्रू एज इन इंडिया। बट सर अगर कोई पर्सन इंडिया में जॉब करता है तो वो तो रेसिडेंट ही होगा, रिसीव इंडिया में करेगा। अभी जो नॉर्मल इंडिया में जॉब कर रहा है उसकी बात थोड़ी हो रही है, वो तो वैसे भी इंडियन रेसिडेंट होने वाला है। यहाँ पे आप 365 डेज सैलरी अर्न कर रहे हो तो वो तो अर्न भी इंडिया में हुआ, रिसीव भी इंडिया में हुआ और वो भी आर हुआ, की बात नहीं हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, मान लीजिए कोई आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहा है और यहाँ पे सर्विसेज रेंडर कर रहा है। यहाँ पे आपने मतलब मान लीजिए 3-4 महीने यहाँ पे आए और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की और यहाँ पे उसकी ब्रांच में जॉब किया, तो सैलरी भले ही आपको आउटसाइड इंडिया मिल रही हो, कॉन्ट्रैक्ट भले ही आपका आउटसाइड इंडिया हो, बट आपने सर्विसेज रेंडर कहां पे की, इंडिया में, फिर तो आपको वो सैलरी इंडिया में डीम्ड हो जाएगी। वो सैलरी आपको क्या हो जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको डीम्ड हो जाएगा। हाँ, यूएस कंपनी है, उसकी ब्रांच यहाँ पे है, वो भी फॉरेनर है और सर्विस रेंडर यहाँ पे कर रहा है ना। मान लीजिए सैलरी उसको फॉरेन मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसने फॉरेन किया है, बट सर्विस तो यहाँ पे रेंडर कर रहा है, हाँ, फिर डीम्ड हो जाएगा। उसको यहाँ पे टैक्स भरना ही भरना है, क्योंकि आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली यू नीड टू पे टैक्स इन इंडिया। Is it clear? Next, 913. अभी मान लीजिए कोई मिस्टर ए यूएसए में है, इंडिया में एनआर है, ओके, बट है इंडियन सिटीजन। हो सकता है ना, मतलब यहां से यूएस गया हो और अभी यूएस ही स्टे कर रहा हो, तो इंडिया में तो नॉन रेसिडेंट होगा और फिलहाल वो कहां पे है, यूएस में है, ठीक है, बट है इंडियन सिटीजन, ठीक है। इंडियन सिटीजन रिसीविंग सैलरी फ्रॉम इंडियन सिटीजन receiving salary from government of India for rendering services outside India। ये क्या बात हुई, अभी तक 911 ABC और 2 में आप बोल रहे थे इंडिया में कनेक्शन है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, इंडिया में एसेट है, इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहे हो तो डीम्ड होगा। यहां तो क्लियरली बोल रहे आप एनआर हो, आपको सर्विस रेंडर करनी है और सर्विस भी कहां पे रेंडर करनी है, आउटसाइड इंडिया, मतलब यूएस में, बट आप एम्प्लॉय किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो आप इंडिया में हो गए, फॉरेन में कैसे होगा, एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी, दैट्स द ओनली एग्जाम्पल, क्योंकि तभी पॉसिबल है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्बेसी यूएस में, ओके, हर एक कंट्री की एम्बेसी जो है वो अदर कंट्री में होती है, क्योंकि क्या है, इंडिया के जो भी लोग हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए या कुछ भी है तो वहां पे एम्बेसी होगी, और इंडियन एम्बेसी में कौन जॉब करेगा, तो इंडिया से ही आपने लोग भेजोगे कि चलो आप इंडियन सिटीजन हो, वहां पे जाओ,
वहां पे जॉब करो, हम सैलरी यहां से देंगे। और वो ONR क्यों हो जाएंगे? अरे भाई वो जॉब वहां पे कर रहे हैं तो पूरे 365 डेज वहां पे रहेंगे, तो फिर इंडिया के तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे ना। बट उसको सैलरी दे कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर गवर्नमेंट का टैक्स तो यहाँ पे भरो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एम्प्लॉय हो तो फिर टैक्स तो यहाँ पे भरना पड़ेगा ना। यस, तो बोलेंगे आपको ये जो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है, आप कौन हो? इंडियन सिटीजन। और आप सैलरी कहां से रिसीव कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? डीम्ड। ओके, डीम्ड टू अक्रूर एज इन इंडिया। तो यहां पे आप देखोगे जो सैलरी जो है, सैलरी वो हो जाएगी डीम्ड टू अक्रूर एज इंडिया, वाइट सेक्शन 9(1)(3). ओके, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? फॉरेन में टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? गुड क्वेश्चन। यूएस के साथ हमारे टाइप होगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, और क्या बोलेंगे? यूएस को बोलेंगे एक काम करो, हमारे इंडियन एम्बेसी में हमारे लोग हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, सैलरी हम दे रहे हैं, टैक्स भी हम लेंगे, इसीलिए यूएस को बोलेंगे आप टैक्स मत लो। यूएस बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारी यूएस एम्बेसी इंडिया में होगी, उसमें यूएस सिटीजन हो गए, उसमें सैलरी यूएस देंगे डॉलर में, उस पर टैक्स आप मत लेना, इंडिया से इज ओके। तो जब आप चैप्टर नंबर 3 करोगे एग्जेम्पशन, उसमें आएगा कि फॉरेन एम्बेसी की कोई भी पर्सन है जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, फॉरेन सिटीजन है, उसको फॉरेन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उस पे इंडिया टैक्स चार्ज नहीं करेगा, एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड उस कंट्री में हमारे एम्प्लॉइज को सिमिलर एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, वो हम एग्जेम्पशन में देखेंगे। यूएस वाले टैक्स नहीं चार्ज करते सैलरी पे, सिर्फ इंडिया करेंगे, हमारे लोग हैं। दूसरा, वहां पे जॉब दे रहे हो तो अलाउंस भी दोगे, परक्विजिट भी दोगे, वहां पे घर भी दोगे, तो अलाउंसेस भी मिलेगा और परक्विजिट्स भी मिलेगा। और अगर वो इंडिया ने दिया है तो ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है, उस पर छोड़ देते हैं। चलो, सेक्शन 10(7) सेक्शन क्या है? एग्जाम्पशन का है। अलाउंसेस एंड परक्विजिट जो उसको फॉरेन में मिल रही है, इवन इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स हम लेने वाले, हमें सिर्फ टैक्स किस पे चाहिए? सैलरी पे। आपको जो भी अलाउंस मिलेंगे, फॉरेन अलाउंस, जो भी परक्विजिट होगी, उस पे इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स चार्ज करने वाले नहीं है, सेक्शन 10(7), क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के वहां पे स्टे कर रहे हो। ओके, तो इतना तो हक बनता है, फिर इतना देना था तो सैलरी पे भी एग्जेम्पशन दे देते। नहीं, उतना भी प्यार नहीं आ रहा है कि सैलरी पे भी एग्जेम्पशन दे दे, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? तो 9(1)(3) में अभी देखिए कंडीशन आप देख लो, इंडियन सिटीजन फ्री कंडीशन, मतलब अगर आप फॉरेन सिटीजन हो और इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहे हो, फिर तो डिमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है? 9(1)(3) कब एप्लीकेबल होगी? इंडियन सिटीजन रिसीविंग सैलरी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडियन एम्बेसी। तो सैलरी क्या हो जाएगी? 9(1)(3) के अकॉर्डिंग डीम टू अक्रू और अराइज, और अलाउंस परक्विजिट जो है वो व्हाइट सेक्शन 10(7) क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो ये 9(1)(3) तक प्रोविजन क्लियर है, अभी 9(1)(3) तक क्लियर है सबको? तो इतना काफी हो जाएगा। 9(1), 4, 5, 6, 7 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी 9 सेक्शन हो जाएगी, फिर उसके सम्स लेंगे हम, ठीक है? तो इतना क्लियर है। 9(1)(1)(a) बिजनेस कनेक्शन, 9(1)(1)(b) प्रॉपर्टी एसेट सोर्स इंडिया की है, 9(1)(1)(c) वही प्रॉपर्टी अगर आपने सेल की इंडिया में और कैपिटल गेनराइज हुआ तो वो डीम्ड हो जाएगा। 9(1)(2) सैलरी कहीं पे भी आपको मिली है बट आपने सर्विसेज कहां पे रेंडर की है? इंडिया में, तो फिर डीम्ड हो जाएगा। 9(1)(3) सर्विसेज आउट इंडिया रेंडर की है बट यू आर इंडियन सिटीजन,
और रिसीविंग सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी, हाँ फिर ठीक है, तो आपको सैलरी इंडिया में डीम्ड हो जाएगी, अलाउंस पर क्विजिट वाइड सेक्शन 10(7) एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर है? ओके, बाकी का जो सेक्शन 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो।